Her fate is decided. डॉक्टर असम, आपके पेशेंट को अल्सर नहीं है, उसे कैंसर है। कैंसर है सर? हाँ, और उसके सारे पेट में कैंसर फैल चुका है। ऑपरेशन करना बेकार है। लेकिन सर वो... डॉक्टर असम, एक मकाम ऐसा भी आता है जहां इंसान की सारी महारत, सारी तदबीरें खत्म हो जाती और वहां से तकदीर की हुक्मरानी शुरू होती है। अब क्या करें सर? उसे घर ले जाएं। ठीक है सर। मोना जल्दी करो, देर हो गई है बहुत। मोना जल्दी करो प्लीज। वहां फ्लाइट का वक्त हो गया और तुम यहां सोचो में गुम हो। परवेज, तुमने जो अभी मुझे जल्दी करने को कहा ना, तो मुझे पापा की याद आ गई। अब वो जब हमसे बिछड़ गए हैं, तो अब पता चला कि वो जल्दी में क्यों थे। उन्हें शायद पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और वो इस थोड़े से वक्त में तुम्हारे और मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। मोना, ये भी पहन लो। चले, देर हो गई है, बहुत देर हो गई। हाँ प्लीज। अंकल वक्त की कदर करना जानते थे। वो वक्त के साथ साथ चलना सीख गए थे। लेकिन मेरे डैडी, वो वक्त से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें कुचल दिया। ताया पापा, पापा के आइडियल थे। उनकी जिंदगी ही से तो पापा ने सबक हासिल किया कि वक्त का साथ दो। पापा ने ये जो सब कुछ किया है, तुम्हारे और मेरे लिए ही तो किया है। कैसी हो बेटी? अच्छा, बस अम्मी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
बाबा, कबीर क्यों नहीं आए? आता ही होगा बेटा। ये नहीं हो सकता कि वो ना आए। आप पता तो करवाएं, वो खैरियत से तो है ना? जनाबे अली, कबीर साहब तो फरिश्ता इंसान है जी, लेकिन मुंशी बहुत जालिम आदमी है जी। इसने जनाबे अली जो जो जुल्म हम पे किए हैं ना, ये या हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है जी। सरकार, हम गरीब मजारों को जमीन देने वाली थी जी। इस मुंशी ने झूठे नाम दाखिल करवाए हैं जनाबे अली। और जब ये बात हमने जाके कबीर साहब को बताई तो उन्होंने हम गरीब मजारों के लिए एक अंजमन बनाई जी। मुंशी इस बात से नाराज हो गया। इसने हम गरीब मजारों को जमीनों से बेदखल करने की धमकियां दी जी, गांव से निकाल देने की धमकियां दी। बाकी सारे तो डर गए जी, मगर मैं और सावन जो है ना जी, वो मुंशी के सामने डट गए। हमने कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मगर जी ये बहुत जालिम आदमी है जी। जिस दिन हमें जमीन मिलने वाली थी जी, इस जालिम मुंशी ने मेरे और सावल के घरों को आग लगा दी जी। यकीन करें जनाब अली, हमारे घर जलकर खाक हो गए जी। कुछ भी नहीं बचा जी, सब कुछ खत्म हो गया। मैं रोता पीटता कबीर साहब के घर गया जी, उन्हें सारी बात बताई। कबीर साहब भी गुस्से में आ गए जी। उन्होंने जी अपनी जेब में से पिस्तौल निकाल के मुझे दिया। कहने लगे कि तुम इस जालिम मुंशी को मार दो। मैं गया जी मुंशी के पीछे, उस पर मैंने फायर किए जी, मगर वो उसकी दहशत इतनी है जी कि वो मेरा हाथ कांप गया। वो बच गया जी। अगर उसको गोली लग जाती तो आज वो इस अदालत में ना होता जी, खुदा की अदालत में होता। बस जनाबे अली, इतनी बात मैंने अर्ज करनी थी जी। इजाजत है जी। जनाबे अली, जानो बिल्कुल ठीक कह रहे जी। मेरे सामने कबीर साहब ने इसको पिस्तौल दिया और कहा कि मुंशी को खत्म कर। जी, मैंने यही कहना था। साहब, वैसे ये सब कुछ क्या हो रहा है? यानी प्रोफेसर कबीर जैसे इंसान को कत्ल की केस में मुलविस किया गया? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। मलिक साहब, आपकी इस जागीरदारी निजाम में जरा सी इस्लाहात भी बर्दाश्त नहीं करता कोई? हमें यकीन था कि शाम रात का ये मुंशी एक न एक दिन जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगा, मगर तुम फिक्र ना करो डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी शहर जाकर बाबा से बात करता हूं, और अगर वो ना माने तो मैं उस मुंशी को गोली मार दूंगा। नहीं सजावाल, अभी इसका वक्त नहीं आया बेटा। अभी हम जिंदा हैं। तुम अपनी पढ़ाई का सोचो, हम सब ठीक कर लेंगे डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बेबी, तुम? जी हाँ, अपनी भूल की माफी मांगने आई हूँ। बैठो।
तुमसे नहीं, हमसे हुई थी। तुम्हें शायद पता नहीं, आमिर को मैंने ही अगवा करवाया था। मैंने ही उसे तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया था। मुझे मालूम है मलिक साहब। ला हासिल को इस तरह हासिल नहीं किया जाता जिस तरह मैंने हासिल करना चाहा था। मलिक साहब, कभी कभी पूरी जिंदगी मोल में देने से भी मोहब्बत नहीं मिलती, और कभी कभी बेमोल ही मिल जाती है। दिलों के सौदों में कोई मोल तोल नहीं होता सदफ बेगम। ये तो मुकद्दरों का खेल है। किसी के आंगन में जल थल बारिश होती है और कोई बादल की एक बूंद को तरसता है। मलिक साहब, मैं झूठ और सच की पहचान न कर सकी और रास्ता भटक गई थी। अब जब झूठ और सच मेरे सामने आया है तो मैं अपनी भूल की माफी मांगने आपके दरवाजे पर आई हूं। बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई है। दरवाजे तक बंद हो गए हैं। दिल का दरवाजा एक बार बंद हो जाए तो फिर नहीं खुलता। प्यार का धागा एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गिरह पड़ जाती है। मैं इन बंद दरवाजों पर सारी जिंदगी दस्तक देती रहूंगी। तुम्हें अपनी दस्तक की गूंज की आवाज के सिवा कोई और आवाज सुनाई नहीं देगी। जब कोई मर जाए तो उसकी लाश को दफना दिया जाता है, नहीं तो लाश गलने सड़ने लगती है। मैंने लाश को दफना दिया है। वैसे सदफ बेगम, ये मेरी जायदाद और ये सारी दौलत हर वक्त तुम्हारे लिए है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आवाज दे देना। आखिर आपने भी मेरे जज्बे की बोली लगा ही दी। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। छोड़ो, तुम लोग बाहर बैठो। अच्छा, तो जानू, जी सरकार। वो पिस्तौल तुम्हें कबीर ने दिया था ताकि तुम मुंशी को कत्ल कर सको। जी हाँ सरकार, जी हाँ। और तुमने उन पर गोलियां चलाई और मुंशी और शाह मुराद की दहशत की वजह से उनमें से एक गोली भी मुंशी को नहीं लगी। जी सरकार, जी। सामल, जी सरकार।
और ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ? जी हाँ सरकार, मेरे सामने कबीर साहब ने जानू को पिस्तौल दिया था जी। मुंशी, जी सरकार। इनके सारे घर वालों को उठा कर ले आओ और शिकारगाह में ले जाकर दरख्तों से बांधो और उन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। इन दोनों को भी ले जाकर वहां दरख्तों से बांध दो ताकि अपनी नजरों से देख सके कि हमारे कुत्ते इनके खानदान वालों को किस तरह चीरते पाड़ते हैं। और उसके बाद इन दोनों को भी उनके आगे डाल दो। सरकार, सरकार, हमारा कसूर क्या है सरकार? हम पे ये जुल्म क्यों हो रहा है सरकार? माफ कर दे सरकार। कसूर किसी का नहीं है, कसूर हमारा है। हम शामरात को ढील देते रहे तो नौबत यहां तक पहुंची कि उसके कुत्ते हमें काटने को दौड़ने लगे हैं। सामुल। जी सरकार। तुमने कबीर पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? सरकार, हम मलकों का हुक्म कैसे डाल सकते हैं सरकार? मलकों की पग जिस मलिक के सर पर है वो तुम्हें हुक्म देता है कि वो जैसा कहे वैसा तुम करोगे। अगर इस मामले में शामरात भी हमारे सामने आया तो उसका वो हशर करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। मुझे हुक्म सरकार। इनको इनके घर में छोड़ा और देखना कि शामरात के लोग तुम्हें इनके साथ ना देखें। लेकिन सरकार, अगर ये वहां पहुंचकर अपनी बात से फिर गए तो? फिरने दो ताकि हम सबको ये बता तो सकें कि मलक दिलमुराद खान मलकों की पग की लाज रख सकता है और उस पग पर अपने भतीजे और अपने दामाद को भी कुर्बान कर सकता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कोरिया का ट्रिप इतना कामयाब होगा। क्यों? तुम्हें मेरे बिजनेस टैलेंट पर यकीन नहीं था? था तो सही, लेकिन इस कदर नहीं था। चलो, अब तो यकीन आ गया ना? हाँ, अब यकीन आया। काश पापा जिंदा होते, तुम्हारी इस कामयाबी पे बहुत खुश होते। मेरी नहीं, हमारी इस कामयाबी पर वो वाकई बहुत खुश होते हैं। I think it must be lunch time. हाँ। बाहर जाके खाना खाएं? अब तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। खैर वो देखी जाएगी। चलो चलते हैं। चल। क्यों आए हो? क्या मैं यहाँ आ भी नहीं सकता? काम की बात करो। मना, मैं तुम्हें गलत समझा था। मैं तेरे रवैये पर शर्मसार। मैं पूछ रही हूँ तुम क्यों आए हो? तुमसे माफी मांगने आया। What's done is done. It cannot be undone. लेकिन मना, forgiveness is divine. मंसूर, माफ उसे किया जाता है जिसका कोई कसूर हो। तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है। कसूर तो तुम्हारी इस क्लास का है जो तुम्हें सारा वक्त हॉन्ट करती रहती है। और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरे तुम्हें माफ कर देने से हम दोनों का एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मायदा रिवाइव हो सकता है तो तुम बहुत बड़ी गलती पे हो। मोना, मैं अपने इस मुआहदे की सारी शराइत वापस लेता हूँ। सिर्फ तुम्हारी शराइत पर इस मुआहदे को कबूल करता हूँ। मैंने कहा ना, किसी सूरत पे ये मायदा रिवाइव नहीं हो सकता। मोना प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दो प्लीज।
तुम एक दफा मौका देने की बात कर रहे हो? मुझे तो उन दिनों के तस्वुर से भी घिन आती है जो मैंने तुम्हारे साथ उस मुआहदे के तहत गुजारे। मोना प्लीज। तुम इस तरह मेरी नजरों से और गिरते चले जा रहे हो। जितना गिर चुके हो काफी है, खुदा के लिए और मत गिरो। मोना प्लीज मंसूर, मेरा वक्त जाया मत करो। आई हैव हैड इट। मेरा वकील तुम्हें कागजात भेज देगा। There is no need to create any scenes. Let's part gracefully. खैरियत तो है सरकार? क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं मुंशी चाचा कि इंसान भी अजीब मखलूक है। यूं तो वो प्यार के लिए तरसता रहता है, लेकिन जब उसे बेइंतहा प्यार मिले तो उसे ठुकरा देता है। ऐसा साथी ब्लैकमेलिंग करता है। इंसान के पैर चाटो तो ठुकराता है और ठुकराओ तो पैर चाटता है। ऐसा क्यों है? जरूर इंसान के अंदर कोई सांप रहता है, कोई जहरीला सांप। जो मोहब्बत देने वालों को डसता रहता है, कि पूरी जिंदगियों में जहर भर देता है। सरकार, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा बंदा आता है जो सांप का सारा जहर निचोड़ देता है सरकार। हाँ, तुमने ठीक कहा है। मुंशी चाचा, तुम तो जानते हो मैं अपने खानदान का इकलौता लड़का था। चाचा दिलमुराद खान मुझसे इतनी मोहब्बत किया करते थे कि मैं उसे अपना बाप समझता था, लेकिन मेरे अंदर के सांप ने उसकी पूरी जिंदगी को डस लिया। मेरे घर वालों ने मेरे हर ऐब को ढांपा, मेरे हर हुक्म की पैरवी की, कभी कोई शिकायत तक नहीं की, और मैं उसका नाजायज फायदा उठाता रहा। वो इतनी अच्छी न होती तो शायद मैं इतना टेढ़ा न होता। वाकई अजीब है ये इंसान। टेढ़ों के लिए सीधा हो जाता है और सीधों के लिए बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है। सरकार, खाला और उसका मुलाजिम आए हैं। भेजो। मलिक साहब। वालेकुम सलाम। बैठे। शुक्रिया। मलिक साहब, ये रहे आपके कोठी के कागजात, और ये रही घर की चाबियां, आपकी गाड़ी की चाबी। और मलिक साहब, ये वो चेक है जो रकम आपने फिल्म के लिए बेबी के नाम बैंक में जमा करवाई थी। मलिक साहब, बेबी आपके पास
अपने जज्बों की तमाम तर सच्चाइयों के साथ आई थी, लेकिन आपने तो उसके जज्बों की बोली लगा दी। एक बात कहूं मलिक साहब, औरत या तो मोहब्बत नहीं करती, और अगर करती है तो बगैर मोल के मोहब्बत करती है मलिक साहब। मैं और बेबी यहां से जा रहे हैं। कहां, ये तो शायद हमारी किस्मत भी नहीं जानती। मैं इजाजत चाहूंगी मलिक साहब। खुदा हाफिज। सजाओ बेटा। जी अम्मी जान। तुम्हारे बाबा जानिए? नहीं अम्मी जान। देखो मना, मेरी बात मानो, मंसूर से पैचअप कर लो। उस घटिया इंसान से जिसे मैं गंदी नाली से निकाल कर लाई और उसे धो धुला कर मैंने अपनी क्लास में सजाया। मना, हमारी सोसाइटी में औरत मर्द के बगैर इनसिक्योर होती है। मुझे क्या इनसिक्योरिटी है? मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारे जैसे बिजनेस पार्टनर है, मुझे क्या इनसिक्योरिटी होनी है? मैं माशी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं और तरह की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे माशरे में अगर औरत अकेली हो तो उस पर उंगलियां उठती हैं, बातें बनती हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। आखिर तुमने क्या सोचा? मैंने अपने वकील से कहकर उसे डाइवोर्स के कागज भिजवा दिए। और फिर इसके बाद क्या प्रोग्राम? मैं आजाद हो जाऊंगी और ज्यादा तनदेही से अपना बिजनेस संभालूंगी। मुन्ना, मैं एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करोगी? नहीं, मैं क्यों माइंड करूंगी? मुन्ना, तुम्हें पता है कि अंकल की एक ख्वाहिश थी, वो उसकी हसरत ही लेकर मर गए। क्या पता ये सब कुछ शायद इसीलिए हो रहा हो कि हम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करें। परवेज, तुमने ये बात पापा की मोहब्बत में कही है, इसलिए मैं माइंड नहीं करूंगी। लेकिन अगर आज के बाद तुमने ये बात सोची भी तो शायद हम एक दूसरे की शक्ल भी ना देख सकें कभी।
चाचा और चाची कहाँ हैं? हज पे गए मैं। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आज इतने सालों बाद तुम्हें देखा तो वो दिन याद आ गए जब मैं छुट्टियां गुजार कर वापस जाता था और तुम रोती थी। आज मुझे अपने उस रोने पर हंसी आ रही है। और मेरा आज रोने को दिल कर रहा। वक्त की बात है। कैसे आए? साए की तलाश में आया हूं नूरी। उस वक्त आए हो जब दरख्तों ने अपने तमाम साए समेट लिए हैं। लेकिन घर के आंगन में तो अब भी साया है। मलक साहब, दौलत से जज्बे खरीदे नहीं जाते। अगर आपके अपने जज्बे सच्चे हैं तो रुतबे से ज़रा नीचे उतरें, कुछ मुलामतें उठाएं। मलक साहब, औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता शादी का रिश्ता होता है और कोई रिश्ता नहीं। मलक शाह मुराद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो?
तुम उस गाने वाली छोकरी से शादी करोगे? अरे हम तो अपने कुत्तों की नस्ल खराब होने नहीं देते। तुम हमारी नस्ल खराब करना चाहते हो। तुम्हारी बीवी हमारे भाई की बेटी सकीना होगी। लेकिन अब्बाजान, ये शादी मेरी दिल की पसंद की शादी नहीं है। दिल की पसंद से इश्क किया जाता है, शादी नहीं की जाती। शादी तो अच्छी नस्ल के लिए की जाती है। मैं गुमनामी की दुनिया में जा रही हूँ। आपको मेरी और मेरी मोहब्बत की कसम, मेरा पीछा मत कीजिएगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ चली गई तुम चांदनी बेगम? कहाँ चली गई? मैं तो हर चेहरे में तुम्हारी मोहब्बत ढूंढता रहता हूँ। क्या कर दिया था तुमने मुझे? क्यों छोड़कर चली गई तुम मुझे? मलिक साहब, हम प्रोफेसर कबीर की जमानत तो करवा सकते हैं ना? जमानत कराने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मलिक साहब, बीबी जी को फिर पेट में दर्द हुआ है और उन्हें खून की कैद भी हुई है। उसको पेट दर्द हुआ है? ये कैसे हुआ है डॉक्टर? उसको खून की क्या है? बताते क्यों नहीं हो डॉक्टर? बताओ ना मुझे। मलिक साहब, मैंने आपको बताया नहीं था, उन्हें अल्सर नहीं है, कैंसर है उनको। कैंसर है? कैंसर है उस? हाँ मलिक साहब, सर्जन मेहदी ने कहा था कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाने का कोई फायदा नहीं, उन्हें वापस गांव ले जाएं। वो जितने दिन जिंदा हैं अपने गांव में रहें तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि हमारी बेटी अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। मलिक साहब, मर जाएगी वो। कैसे बच सकती है डॉक्टर? नहीं नहीं मलिक साहब, नहीं, प्लीज रिलैक्स प्लीज। हम जिंदा रह सकते हैं। वो भी जिंदा रह सकती है, वो भी जिंदा रह सकती है। जनाबे अली, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैंने पिछली पेशी पे जो कुछ कहा था गलत कहा था, झूठी गवाही दी थी मैंने। मेरा एक एक लफ्ज झूठ था। प्रोफेसर कबीर फरिश्ता इंसान है। ये तो हम गरीब मजारों को जमीन दिलवाना चाहते थे। जो कुछ किया मुंशी ने किया। मुंशी के कहने पे मैंने झूठी गवाही दी। मुंशी ने इन्हें प्रोफेसर कबीर को झूठे केस में मुलव्वस किया। वो मुझे कहने लगा, जानू ये शहरी लोग हैं, ये तो इसी केस से भाग जाएंगे। अगर ये नहीं भागे तो हम इनके खिलाफ कुछ और करेंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैंने प्रोफेसर कबीर के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। क्योंकि प्रोफेसर कबीर पे जुर्म साबित नहीं हुआ, प्रोफेसर कबीर बेगुनाह है, लिहाजा अदालत इनको बाइज्जत तौर पे घर जाने की इजाज़त देती है। कबीर क्यों नहीं आया बाबा?
कल आ जाएगा बेटा। आज क्यों नहीं? वो यहाँ नहीं है बेटा। कहाँ गया है वो? उत्तरगांव पर तुम्हारी सेहत की दुआ करने गया है बेटा। कल आ जाएगा बेटा। वो अब मेरा इतना ख्याल करता है। कुछ रिश्ते बड़े मुकद्दस और अटूट होते बेटा, जिनकी हम पहचान नहीं कर सकते। कल आ जाएगा बेटा वो। चाचा जान है? जी मलक साहब, बड़े मलक साहब अंदर ही तशरीफ रखते हैं। यारो। जी सरकार। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं चाचा जान से मिलकर आता हूँ। ठीक। चाचा, मैं आ गया हूं चाचा। जब मैं छोटा था तो आप मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया करते थे, और फिर जब आपका हाथ छूट गया तो मैं घर का रास्ता भूल गया। सारी जिंदगी में भूला, रास्ता ढूंढता रहा। अब मैंने वो रास्ता ढूंढ लिया है चाचा। मैंने आपको और सकीना को बड़े दुख दिए, बड़ी गुस्ताखियां की है मैंने आपके साथ।
आज मैं आपसे और सकीना से माफी मांगने आया हूं चाचा जान। आप मुझे माफ कर दीजिए चाचा जान। मुझे माफ कर दीजिए चाचा। मुझे खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए चाचा। तुम आगे कबीर, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम इतने करीब होते हुए भी इतने दूर क्यों? कुर्बतें भी दूरियां होती है और कुछ दूरियां भी कुर्बतें। ये कैसी गुर्बत है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सूरत के लिए तरसती रही हूँ। दूरियां और गुर्बतों के दरमियान कहीं वो मकाम भी है जो वसल का मकाम है। शायद तुमने वो मकाम हासिल कर लिया है और मैं अभी तक तलाश में हूँ। कबीर, मुझे भी अपने साथ उस मकाम तक ले चलो। सकीना, मैं अपने दिल का खाली कशकोल लेकर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर आया था, अपनी चाहतों की भीख मांगने के लिए।
तुमने दर्द की इतनी दौलत मुझे दी कि मैं माला माल हो गया, गनी हो गया। तुम्हारे दर्द ने शहादत की उंगली बनकर मुझे नई समतों और नई जहतों की राह दिखाई। अरे ये सब तुम्हारी देन थी और मैंने तुम्हें क्या दिया? मैंने तुम्हें ऐसा दर्द दिया जिसकी दलदल में तुम दस्ती चली गई और कभी भी बाहर ना आ सकी। ये मेरी देन थी। मैं तो रांझा रांझा करते खुद रांझा बन गया। लेकिन तुम हीरी रही और कभी भी रांझा ना बन सकी। और जो आज तुम ये दर्द का दरिया पार करने चली हो, उसी दरिया में डूब रही हो। और मैं जो तुम्हारा रांझा हूं, उसी दरिया के किनारे खड़ा हूं, तुम्हें डूबता देख रहा हूं। कुछ भी नहीं कर सकता। से पीतम कब